बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद रहे पल्ला। स्टूडेंट मैं हूं अख्तर अली और आज आपके सामने मैं एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं जो कि बेसिकली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था एटॉमिक रेडियस के टाइप पर, जिसमें हमने कोवेलेंट रेडियस को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक और टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस जो कि बेसिकली है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल ये सेकंड टाइप है और ये हम इस तरह कर सकते हैं कि वंडरवाल रेडियस। अब स्टूडेंट वंडरवाल रेडियस क्या होता है? पहली बात तो हम ये कहेंगे कि वंडरवाल रेडियस बेसिकली हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन इस तरह है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड isolated atoms, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं और द डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड atoms of two adjacent molecule is called van der Waals distance, while half of the distance is called van der Waals radius, आप समझिए कि सर ये डिफिनीशन तो बहुत लेंथी हो गई। ये बहुत ही आसान है बेटा। हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। हम दो ऐसे न्यूक्लियाई के दरमियान में डिस्टेंस को लेंगे जो अभी नॉन बॉन्डिंग है, उसमें बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं बनाया है, मीन वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम दो ऐसे एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे दो मॉलिक्यूल की, मीन दो मॉलिक्यूल है। मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, ये मेरे पास दो मार्कर है, मैं कंसीडर करूंगा कि ये एक जो है ये एक मॉलिक्यूल है और आपके पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इस हेड को देखिए कि इसके जो दो हेड है ये दो एटम्स है, मीन ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसी में ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, मीन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब ये दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक खास डिस्टेंस पर इसके दरमियान में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड चैप्टर में फर्स्ट ईयर में कि जब भी हम एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मीन जब एटम्स के दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान में भी फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है या डायपोल फोर्सेस है, तो इसी फोर्सेस को हम वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। अगर यहां पर आप इन दो मार्कर को देखें कि ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है और ये इसके दो एटम्स है, मीन मैंने एक एटम्स को दूसरी एटम्स के साथ मतलब एक करीबी डिस्टेंस पर ले आए, तो दोनों मॉलिक्यूल के इन दोनों एटम के दरमियान में जो मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा तो उसी को कहा जाएगा वंडर वाल डिस्टेंस। मीन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, the distance between the nuclei of two non-bonded atoms of two adjacent molecule is called van der Waals distance and the half of the distance is called van der Waals radius। बेटा मैं आपको यहां पर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर
ये दो एटम्स लिए हैं, जो एक एटम आपके पास ये है और दूसरा एटम जो है आपके पास ये है। अब ये दोनों एटम जो आपके पास है, तो ये दोनों एटम्स किस तरह है कि ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। ये बिल्कुल करीबी डिस्टेंस पे आ गई है, लेकिन ये दोनों नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। मतलब ये एक एटम आपके पास हो गया, इसकी न्यूक्लियाई ये हो गई, आपके पास दूसरा एटम ये हो गया, इसकी न्यूक्लियाई ये हो गई। अब जब मैंने ये डिस्टेंस निकाला, आप इसी डिस्टेंस को देखो, मतलब ये एक न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी न्यूक्लियाई तक का जो डिस्टेंस है, मैंने इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया? मैंने इस डिस्टेंस को नाम दिया वंडरवाल डिस्टेंस। मीन एक न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी न्यूक्लियाई तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैंने वंडरवाल डिस्टेंस का नाम दिया कि आपके पास ये वंडरवाल डिस्टेंस है। लेकिन जब मैंने हाफ ऑफ द डिस्टेंस को लिया, मैंने ये डिस्टेंस लिया जो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, तो इसी हाफ ऑफ द डिस्टेंस को नाम दिया जाएगा वंडरवाल रेडियस। मतलब मेरी बात को समझे बेटा कि ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है जो एक न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी न्यूक्लियाई तक है, लेकिन ये दोनों एटम्स कौन से स्टेट में है? ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, क्योंकि दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। अब जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, व्हेन द टू एटम्स आर कम क्लोज टुगेदर, then a fixed distance, they are not more approach to each other, they are not more come close to each other, because here we can say that here another force is also present, which is basically the repulsive force, and the repulsive force is present between the electron or the proton of the two atoms. Now if we can say that if these two atoms are non-bonded state, then the distance between the nuclei of these two non-bonded atoms is called van der Waals distance, and half of this distance is called van der Waals radius. मतलब जब हम इन दोनों एटम की टोटल डिस्टेंस को लेंगे एक न्यूक्लियाई से दूसरी न्यूक्लियाई तक, उसी डिस्टेंस को हम van der Waals डिस्टेंस कहेंगे। और जब इसकी हाफ डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये पास आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये आपके पास van der Waals रेडियस है ए एटम का, और ये आपके पास van der Waals रेडियस है बी एटम्स का। और ये हम किस तरह निकालेंगे? ये हम इस तरह निकालेंगे कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है उसी की हाफ को हम कहेंगे क्या? van der Waals रेडियस। अब दूसरी बात अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, ये तो आपके पास दो आइसोलेटेड एटम्स हो गई जो नॉन बॉन्डेड स्टेट में है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि हम van der Waals रेडियस को दो मॉलिक्यूल की जो एटम्स है, अगर उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह होगा? van der Waals रेडियस ऑफ van der Waals रेडियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड van der Waals रेडियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, van der Waals radius of two non-bonded atoms of two adjacent molecule। मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, हम दो मॉलिक्यूल की जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, अगर हम उसी की van der Waals रेडियस को निकालेंगे तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे? यहां पर देखिए बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गया जिसके ये दो एटम्स हैं, और अगर ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। अगर मैंने ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपके पास ये Cl2 है और ये भी आपके पास Cl2 मॉलिक्यूल है। मीन मैंने एक को नाम दिया P एटम्स और दूसरे को मैंने नाम दिया Q एटम्स। यहां पर मैंने एक को Q का नाम दिया और दूसरे को P का नाम दिया। अब ये आपके पास दो मॉलिक्यूल है, दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और जब भी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम कहेंगे कि द मॉलिक्यूल के दरमियान में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये फोर्स जो है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ये
हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, ये डायपोल डायपोल फोर्स भी हो सकता है, ये लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी हो सकता है। कंसीडर करें कि इसी केस में ये लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स आप समझिए। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपके पास एक क्यू एटम की न्यूक्लियाई हो गई और ये दूसरी क्यू एटम की न्यूक्लियाई हो गई। तो जब हम इसी डिस्टेंस को लेंगे, एक क्यू एटम की न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी क्यू एटम की न्यूक्लियाई तक, तो इसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड वैन डर वाल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस हो गया एक न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी न्यूक्लियाई तक, तो इसी को हम नाम देंगे वैन डर वाल डिस्टेंस। और जब हम क्या कहेंगे, हम यहां हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेंगे तो इसी को कहा जाएगा वैन डर वाल रेडियस। मीन ये जो डिस्टेंस आपके पास है इसी को वैन डर वाल रेडियस जो है वो कहा जाता है। तो वैन डर वाल रेडियस इज बेसिकली the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atoms is called van der Waals distance, and half of this distance is called van der Waals radius। तो ये तो आपके पास इसकी डिफिनेशन थी, इसकी कोई कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन थी। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम वैन डर वाल रेडियस को फाइंड आउट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे? मैथमेटिकली हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वैन डर वाल रेडियस को कि फॉर एग्जांपल आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो एटम से, एक पी एटम से और एक क्यू एटम से। मैं दोबारा इसे ड्रा कर देता हूं। ये अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गई, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गई और ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। दिस इज another molecule। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये आपके पास एक न्यूक्लियाई है, ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियाई है, और मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास पी एटम है, ये आपके पास क्यू एटम है, ये आपके पास क्यू और ये पी, और ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब ऐसी मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। मैंने आपको एग्जांपल इस तरह दिया कि ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम यहां से ये डिस्टेंस जो है, बेसिकली दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वैन डर वाल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके पास वैन डर वाल डिस्टेंस है। और जब हम इसी डिस्टेंस का हाफ लेंगे तो इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे वैन डर वाल रेडियस। मतलब ये डिस्टेंस आपने लिया या ये डिस्टेंस आपने लिया, तो इसी डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाएगा? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस। अब अगर मैं वैन डर वाल रेडियस को फाइंड आउट करना चाहता हूं कि मैं वैन डर वाल रेडियस को फाइंड आउट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल वैन डर वाल डिस्टेंस इसी केस में कितनी है? वैन डर वाल रेडियस फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि जो वैन डर वाल रेडियस वैन डर वाल डिस्टेंस है, वैन डर वाल डिस्टेंस वो आपके पास तकरीबन है 3.6 आर्मस्ट्रांग। मीन यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? 3.6 आर्मस्ट्रांग। अब मैं वैन डर वाल रेडियस को फाइंड आउट करता हूं, तो मैं वैन डर वाल रेडियस को किस तरह फाइंड आउट करूंगा? मैं इसे लिखूंगा कि वैन डर वाल रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। मीन आपके पास जो क्यू दो एटम्स है डिवाइडेड बाय 2। मीन क्यू और क्यू एटम के दरमियान में जो डिस्टेंस है, मैं इसी को कहता हूं क्या? वैन डर वाल डिस्टेंस। अगर मैं ये आर कर दूं, ये आपके पास फी आर और ये फी क्यू हो गया, तो यहां पर जो क्यू और आर के दरमियान में डिस्टेंस है, अगर मैंने कंसीडर किया कि एक एटम आपके पास क्यू है, दूसरा आर है, तो द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वैन डर वाल डिस्टेंस। अब आपके पास वैन डर वाल रेडियस, अब आपके पास क्यू और आर के दरमियान में डिस्टेंस कितनी है? वो है 3.6 आर्मस्ट्रांग। तो मैं 3.6 आर्मस्ट्रांग को डिवाइड करूंगा 2 पर, तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा 1.8 आर्मस्ट्रांग। ये 1.8 क्या आ गया? ये 1.8 आपके पास वो डिस्टेंस आ गई जो क्यू की मतलब न्यूक्लियाई से लेकर आउटर मोस्ट शील तक, या आर एटम की न्यूक्लियाई से लेकर आउटर मोस्ट शील तक। मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस आपने लिया वैन डर वाल रेडियस का,
इसी वंडरवाल डिस्टेंस का, इसी को हमने क्या नाम दिया, वंडरवाल रेडियस। मीन ये जो डिस्टेंस आ गई, जरा देखिए, ये जो डिस्टेंस आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस, ये आपके पास कितनी आ गई, 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। मीन हाफ ऑफ द वंडरवाल डिस्टेंस इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस, और वो इस केस में कितने आ गई, 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेटा ये थोड़ी सी बातें थी वंडरवाल रेडियस से रिलेटेड। अब हम एक नदर टाइप डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली होगा मेटेलिक रेडियस। तो बेटा ये आपके पास थर्ड टाइप है एटॉमिक रेडियस का, और इसी को हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस के लिए मैंने यहां पर कुछ बातें लिखी है कि मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटालिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। आपके पास जो मेटल की स्ट्रक्चर होती है, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि दो तरह की सॉलिड जो बेसिकली है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो, इसकी तो बहुत से टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इमारपस सॉलिड है। तो जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेंगे जिसमें मेटल्स भी आती है, तो मेटल में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जो मेटालिक रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम मेटालिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करते हैं। जो मेटल का जो क्रिस्टल लेटस होता है, जिसकी क्रिस्टल लेटस की जो स्ट्रक्चर होती है, उसी से हम क्या करते हैं, मेटेलिक रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। इसकी डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम, half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atom and a metallic close packed crystalline structure। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। and a metallic close packed crystal lattice, मतलब अगर मैं आपको यहां पर ड्रा कर दूं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटेलिक क्रिस्टल है, ये एक मेटल एटम है, ये दूसरा मेटल एटम है, ये तीसरा मेटल एटम है, जो एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड पर क्या है, इनके दरमियान में कौन सा बांड मौजूद है, मेटेलिक बांड मौजूद है। मतलब ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये वो मेटेलिक क्रिस्टल लेटस है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं तो वो लेयर्स में मौजूद होते हैं, वो लेयर्स में फाइंड आउट होते हैं, उसकी लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है, इसकी क्लोज पैकिंग लेयर्स की शक्ल में होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास एक मेटल एटम हो गई, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मेटल एटम हो गई, ये इसकी न्यूक्लियस है, और ये आपके पास दूसरा मेटल एटम हो गया जिसकी न्यूक्लियस ये है। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम, ये आपके पास दो एडजेसेंट मेटेलिक एटम है, और ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है, ये डिस्टेंस, ये आपके पास वो टोटल मेटेलिक डिस्टेंस है जो एक एटम की न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी एटम की न्यूक्लियाई तक है। अब अगर मैं इसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करूं, तो ये आपके पास टोटल मेटेलिक डिस्टेंस होगी जो एक एटम की न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी एटम की न्यूक्लियाई तक है। लेकिन अगर मैंने इसी एटम की हाफ लिया, मैंने डिस्टेंस का हाफ लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिस्टेंस लिया, मैंने ये डिस्टेंस लिया, या ये डिस्टेंस जो लिया, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस हो गई, बेसिकली दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ये जो आपके पास डिस्टेंस आ गई, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, क्योंकि ये वो हाफ डिस्टेंस है जो दो एटम्स के दरमियान में, दो मेटेलिक एटम्स के दरमियान में, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस बेसिकली क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लेटस। ये आपके पास जो है, ये क्या है, ये क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लेटस है। ये आपने पढ़ा होगा कि मेटल में, बेसिकली मेटल में या सॉलिड में जो एटम्स की मतलब बॉन्डिंग होती है, वो डिफरेंट पैकिंग, उसकी डिफरेंट तरीके से उसकी पैकिंग्स होती है, मतलब वो अलग तरीके से उसकी बॉन्डिंग्स होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, पेस सेंटर क्यूबिक जो पैकिंग होती है, बहुत से टाइप्स है। वो आपने पढ़ा होगा कि जो पैकिंग होती है मेटेलिक या सॉलिड एटम्स के दरमियान में, वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा। लेकिन ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज क्लोज पैक्ड क्रिस्टल लेटस।
ये आपके पास क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस है। अब ये तो आपने समझा कि ये मेटालिक रेडियस हम दो मेटल एटम के दरमियान में जो हाफ डिस्टेंस हम लेते हैं न्यूक्लियाई से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, तो ये आपके पास मेटालिक रेडियस हो गई। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल आपने सोडियम का मेटालिक क्रिस्टल लैटिस लिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास, मैं दो एटम्स को कंसीडर करूंगा कि ये आपके पास एक सोडियम एटम हो गया और ये आपके पास दूसरा सोडियम एटम हो गया। मीन ये भी एक सोडियम एटम है और ये भी एक सोडियम एटम है। अब मैं जब सोडियम एंड सोडियम, मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं ये डिस्टेंस लूंगा, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गई, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहां जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, फॉर एग्जांपल ये है 3.60 आर्मस्ट्रांग, और मैं मेटेलिक रेडियस निकालना चाहता हूं किसी एक सोडियम एटम का, तो वो किस तरह फाइंड आउट करूंगा, तो मैं इस तरह फाइंड आउट कर सकता हूं कि मैं यहां पर मेटेलिक रेडियस ऑफ वन सोडियम एटम एज इक्वल टू जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है सोडियम एटम्स के दरमियान में, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि d डिवाइडेड बाय 2। ये d क्या है, ये d आपके पास वो टोटल डिस्टेंस है जो एक न्यूक्लियाई से लेकर दूसरी न्यूक्लियाई तक है, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसे क्या निकल आएगा, मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम एटम। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया कि मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम एटम एज इक्वल टू, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 3.60 आर्मस्ट्रांग एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1.3 समथिंग 1.8, ये आएगा तकरीबन 1.8 आर्मस्ट्रांग। तो ये जो है ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई मेटेलिक रेडियस ऑफ वन सोडियम एटम, मेटेलिक रेडियस ऑफ वन सोडियम एटम। नाउ बेटा ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रहने चाहिए कि जो मेटालिक रेडियस होता है दे आर बेसिकली हायर देन 10 to 15% देन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। मतलब आपके पास मैंने आपको कोवेलेंट रेडियस में बताया था कि अगर आपके पास कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं और आप किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस को निकालते हो, या आपके पास जो है टोटल कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस हो गई और इसका जो हाफ डिस्टेंस है तो इसको आपने क्या नाम दिया था, दिस डिस्टेंस बेसिकली कॉल्ड कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। Why we can say that metallic radii are higher than the single bond covalent radius? What is the basic logic behind this? Why we can say that the metallic radii are higher than the covalent radii, single bond covalent radii? The reason is that if we think about the bond, then bond is actually formed due to the overlapping of orbital, the sharing of electron in these orbital. When two atoms are come close together, they share electrons, and basically these electrons are shared from some orbitals, and orbital, you know, the region around the nucleus where the probability of electron is maximum. Now here we can say that the sharing of electrons occur between two atoms, and this sharing of electron occurs in an orbital, a specific orbital. But if we think about the metallic radii, the metallic radius, here only the atoms are touched to each other, only the atoms are come close together and they are touched to each other. Here the sharing of orbitals not occur. We cannot say that in metallic bond the sharing of electron take place. The sharing of electron take place. Here only the bond between the two atoms is not covalent bond, but it is basically metallic bond. Look at me. This is basically two metal atoms. If I draw, these are two metal atom. For example, this is a one sodium atom and this is another sodium atom. Now we know that the bond between the two sodium atom is basically metallic bond, and metallic bond, we know that a bond which is formed by the positively charged metal atom and electron C, negatively charged electron C, this bond is called metallic bond. हम यहाँ पर किस तरह डिफाइन करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कि वो किसी पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है तो उसी को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इलेक्ट्रॉन सी हो गई जो नेगेटिवली चार्ज है,
और ये आपके पास वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम है, तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम के दरमियान में और पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, जो आपने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, वो आपने पढ़ी होगी कि वहां पर जो बॉन्ड बनता है बेसिकली दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड. नाउ the question is clear. The answer is that from this question, that why the metallic radii are higher than the single bond covalent radius, and the reason is that in metallic atom and metallic bond, when metal atom form bond with each other, they cannot share electron with each other. They cannot share the orbitals. The overlapping of orbital cannot take place when metallic bond is formed. But when covalent bond is formed, the two atoms share electron with each other from a specific orbitals. Therefore, here the atoms are very close to each other. But in metallic atom, metallic crystal lattice, the atoms are not somewhat close to each other. Therefore, we can say that metallic radius is higher than single bond covalent radius. Now, the next important sentence about the metallic radius is they are smaller than van der Waals radius. Why they are smaller than van der Waals radius? Because van der Waals radius is only the forces by which the two molecules are come close together, but they are not in bonding state. Here in metallic radius, the two atoms are in bonding state, but in van der Waals radius the two atoms are not in bonding state. They are only present with a close distance to each other. Therefore, we can say that van der Waals radius is higher than metallic radius. Therefore, the metallic radii is smaller than the van der Waals radii, and the reason is that here the two atoms are bonded to each other. But in metallic radius, van der Waals radius, the two molecules are the two non-bonded atoms are in non-bonded isolated state. Now, value of metallic radius depend to some extent on the crystal lattice. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि अगर आपके पास दो एटम्स है, ये फॉर एग्जांपल ये थीलियम है, ये अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक फॉर्म में है तो उसकी जो आप मेटालिक रेडियस निकालोगे तो 1.43 एंगस्ट्रॉम आएगा. लेकिन अगर यही थीलियम एटम आपने किसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, इसकी एटम की अरेंजमेंट किस तरह हुई थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट फॉर्म में थी, तो फिर इसकी जो मेटालिक रेडियस आप निकालोगे थीलियम की वो 1.49 एंगस्ट्रॉम होगा. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो मेटेलिक रेडियस होता है उसकी वैल्यू डिपेंड किस चीज पर करती है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो डिपेंड करती है एटम्स की पैकिंग पर, कि जो मेटल एटम है उसकी पैकिंग किस तरह हुई है. अगर वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और वहां पर आप मेटालिक रेडियस को निकालते हो तो वहां पर उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी. अगर यही एटम है और उसकी जो पैकिंग हुई है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास थी मेटालिक रेडियस. अब इसी में हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो क्या है, वो है आयनिक रेडियस. फिर हम आते हैं ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ बेटा यहां पर आप देखिए द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ द एटॉमिक रेडियस इज आयनिक रेडियस. नाउ how we define the ionic radius? Ionic radius is so simple and defined as the distance between the nucleus of an ion and the point where the nucleus exerts its influence on the electron cloud is called ionic radius. उसी तरह उसकी डिफिनीशन है जिस तरह हम कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई टू द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज जीरो इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस or covalent radius. But here the definition is slightly different. Now how we can say that the ionic radius is the distance between the nucleus and the point where the nucleus exerts its influence on the electron cloud. आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो गई, ये आपके पास हो गया एक एटम जो कि आयनिक फॉर्म में है, ये आयंस है फॉर एग्जांपल, और ये इसके साथ एक दूसरा एटम है जो भी आयनिक फॉर्म में है. मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल ड्रा करूंगा. ये आपके पास दूसरा आयन है. मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये है A9 और A9 पर आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज केटायन व्हिच इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज. नाउ if we draw the distance between these two ions
consider it is the nuclei of these two atoms, then the distance between the two ions and metallic crystal and in a crystal of which these two ion is composed is internuclear distance. This is basically the internuclear distance between two ions in a crystal of which the crystal is composed of these ions. Mean that ये वो डिस्टेंस है जो मेटेलिक जो दो आयंस के दरमियान में है. ये आपके पास एनायन है और ये आपके पास केटायंस है. अब ये केटायंस और एनायन एक मेटेलिक क्रिस्टल में मौजूद होते हैं. वो मेटेलिक क्रिस्टल जो है वो किसी चीज से बना होता है, वो दो आयन से बना हुआ होता है. मतलब अगर एक लार्ज क्रिस्टल लेटस को आप लोगे और वो लार्ज क्रिस्टल लेटस जो है वो किसी आयनिक कंपाउंड का है. मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो आयनिक क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल लेटस जो है वो NaCl का है. तो NaCl का अगर आपको पता हो तो उसकी जो पैकिंग होती है सोडियम और क्लोरीन की वो बिल्कुल सिंपल क्यूबिक होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी में सोडियम और क्लोरीन जो है वो आयनिक फॉर्म में होते हैं. तो यहां पर क्या होता है कि इन दो आयंस के दरमियान में जब मैंने इस डिस्टेंस को लिया तो ये वो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो आयंस के दरमियान में. अब ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया. मैं इसी डिस्टेंस का हाफ लेता हूं तो इसी हाफ डिस्टेंस को कहा जाएगा आयनिक रेडियस. ये आयनिक रेडियस क्या है? ये आयनिक रेडियस वो डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस के दरमियान में और उसी पॉइंट्स तक है. न्यूक्लियस से लेकर उसी पॉइंट तक ये डिस्टेंस है जो जिस पॉइंट में ये न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. मतलब वो पॉइंट जो न्यूक्लियस से लेकर और एक ऐसी डिस्टेंस एक ऐसी पॉइंट तक जिस पर एक आयंस अपनी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे आयनिक रेडियस. और ये बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये यहां से लेकर यहां तक होता है ये डिस्टेंस. ये केटायंस के लिए और ये एनायंस के लिए और ये केटायंस के लिए. अब यहां पर आप नोट में एक बात लिखी गई है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द आयंस. मीन ये आपके पास एनायन की रेडियाई हो गई जिसे मैं कहूंगा Ra नेगेटिव. ये रेडियाई ऑफ एनायन हो गई एंड दिस इज बेसिकली रेडियाई ऑफ केटायंस. तो जो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दो आयंस के दरमियान में, ये इसका जो सम हम लेंगे तो सम किसके बराबर है? रेडियाई ऑफ एनायन और रेडियाई ऑफ केटायन. The sum of the radii of the ions of which the crystal lattice is composed. For example, radii of cations plus radii of anion is equal to the internuclear distance between cations and anions. This is basically the distance from the anions towards the cations. और definition हमने किस तरह की कि एक ऐसे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी पर एक आयंस का न्यूक्लियस जितना फोर्स एक्सर्ट करता है, जितनी इसकी फोर्स की इन्फ्लुएंस होती है इस इलेक्ट्रॉन पर, उसी पॉइंट को हम नाम